नमस्कार, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके YouTube चैनल राउंड टू मैथ में। आज हम फिजिक्स में मैकेनिक्स शुरू करने जा रहे हैं, यांत्रिकी। आप सब लोग का कहना था सर कि जैसे उधर मैथ्स में एडवांस मैथ लेके कम्प्लीटली चल रहे हैं, उसी तरह इधर से मैकेनिक्स लेके फिजिक्स में ख़त्म कर दीजिएगा, क्योंकि मैकेनिक्स से ग्रुप डी, एनटीपीसी, डीएमआरसी, डीआरडीओ जो आप फॉर्म अभी फिलअप किए थे, लॉकडाउन की वजह से परीक्षाएँ टलती जा रही हैं, तो आगे जब भी होंगी तो सामान्य विज्ञान जहाँ भी पूछा जाता है, चाहे टेट, सुपर टेट हो, यूपी बीएड हो, जहाँ भी सामान्य विज्ञान आपके सिलेबस में है, वहाँ पर आपका मैकेनिक्स यांत्रिकी वाला जो सेक्शन है उससे प्रश्न बहुत पूछता है। चाहे वो न्यूटन के गति विषयक नियम के एग्जाम्पल से रहे हो, चाहे आपके न्यूटन के गति के समीकरण से हो, वेग हो, त्वरण हो, संवेग हो, आवेग हो, कार्य, ऊर्जा, सामर्थ्य हो, ऊर्जा के विभिन्न स्वरूप हो, ऊर्जा का रूपांतरण हो, अपकेंद्रीय बल, अभिकेंद्रीय बल है। आप देख सकते हैं इन सब टॉपिक से बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये जो सेशन है बहुत इंपॉर्टेंट है। वीडियो के अंत तक बने रहिएगा, देखते रहिएगा। आपका इसमें हम शुरू करेंगे पहला चैप्टर जो है गति, मोशन चैप्टर जो शुरू करेंगे, इसका बेसिक आपको अगर आ रहा है तो थोड़ा सा आगे से वीडियो शुरू करिएगा, क्योंकि देखिए जो बेसिक टर्म होते हैं ये तो आपको जानकारी के लिए बता दिए जाते हैं, लेकिन एग्जाम में बहुत ही फैक्ट पूछे जाते हैं। साइंस वगैरह से बहुत फैक्ट चीज़ें पूछी जाती हैं, कॉन्सेप्ट की चीज़ें कभी कभी अच्छे से पूछी जाती हैं। तो कॉन्सेप्ट और फैक्ट साथ ही देखते हैं, लेकिन बिना कॉन्सेप्ट समझे अगर आप फैक्ट समझ रहे हैं तो फिर बाद में भूल जाने का या फिर इधर उधर होने का डर रहता है। तो कॉन्सेप्ट के साथ हम आपको फैक्ट रटवाते जाएंगे और यह भी बताते जाएंगे कि क्वेश्चन कहाँ से क्या आया है, क्या आ सकता है। तो शुरू करते हैं। मैकेनिक्स में पहला चैप्टर आपका रहेगा गति से रिलेटेड अगर हम देखें तो सबसे पहला टॉपिक तो हमारा बन जाता है फ्रेम ऑफ रेफरेंस। व्हाट इज फ्रेम ऑफ रेफरेंस या निर्देश तंत्र क्या है? देखिए, गति या विराम जो होता है ये रिलेटिव टर्म है, ये आपके एब्सोल्यूट टर्म नहीं है, ये स्वतंत्र पद नहीं है, ये जो है सापेक्षिक टर्म है, सापेक्षिक पद है। बिना किसी दूसरी की सहायता से आप नहीं कह सकते कि यह गति में है या यह विराम में है। और कोई भी वस्तु या कोई भी जो वस्तु की स्थिति का निर्धारण करता है उसे ही हम कहते हैं निर्देश तंत्र। याद रखिएगा, फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या होता है? जो किसी चीज के कोई भी ऐसा चीज जो किसी के पोजीशन को डिस्क्राइब करे कि वह रेस्ट में है, कि वो मोशन में है, उसे हम बोलते हैं फ्रेम ऑफ रेफरेंस, निर्देश तंत्र। यह दो प्रकार का होता है, एक होता है जड़त्वीय निर्देश तंत्र, इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, और एक होता है आपका अजड़त्वीय निर्देश तंत्र, नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। नाम से ही क्लियर हो गया होगा आपको कि जड़त्वीय निर्देश तंत्र का मतलब हुआ इनर्शिया। इनर्शिया का जो पहला लॉ था वो सबसे पहले जो इनर्शिया के लिए ला दिए थे वो गैलीलियो दिए थे, लेकिन जड़त्व का नियम अगर सही से डिफाइन और डिस्क्राइब किया जाए तो न्यूटन ने जाकर उसे 3 नियमों में बनाया अच्छे से, जिसमें पहले में बल के परिभाषा को या बल के प्रभाव को बताया, दूसरे में परिमाण बताया, तीसरे में परिणाम बताया। तो इस तरह से आप यहाँ से डिफाइन कर लेंगे इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस को, जड़त्वीय निर्देश तंत्र को, कि जो न्यूटन के नियमों का पूरी तरह से पालन करे, ऐसे निर्देश तंत्र को हम जड़त्वीय निर्देश तंत्र कहते हैं। और जो न्यूटन के नियम का पालन नहीं करते उसे हम अजड़त्वीय निर्देश तंत्र कहते हैं। इसमें अक्सर आपका मैक्रो वाली चीज़ें आ जाएंगी, बड़ी चीज़ें आ जाएंगी। आपको पता है कि फिजिक्स दो ही तरह से आपका बना, एक में मैक्रो और एक में माइक्रो लिया, छोटे छोटे पार्टिकल, जिसमें आप 12th में माइक्रो पढ़ते हो और 11th में मैक्रो पढ़ते हो। छोड़िए सब 11th 12th का, क्या हमको कंप्लीट करना है अपना सामान्य विज्ञान का सिलेबस जो कंपटीशन में पूछे जाते हैं, वो सब नहीं। छोटी छोटी चीज़ें जो रहेंगी वो न्यूटन के नियम का पालन नहीं करेंगे, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन ये सब हो गया। वहीं हैवी पार्टिकल जो होंगे वो न्यूटन के नियम का पालन करते हैं। तो निर्देश तंत्र दो प्रकार के, जड़त्वीय निर्देश तंत्र और अजड़त्वीय निर्देश तंत्र। अब बात करेंगे हम निर्देश तंत्र में कि आप कैसे समझेंगे निर्देश तंत्र क्या है। जैसे सपोज आप एक छोटा सा कहीं ये ऑब्जेक्ट मान लेते हैं, इस ऑब्जेक्ट के रिस्पेक्ट में यहाँ कोई दूसरा ऑब्जेक्ट है, कोई भी दूसरी वस्तु। अब अगर ये यहाँ पर इसको स्टेबल मान लिया जाए, स्थिर मान लिया जाए, और इसकी पोजीशन में इसके रिस्पेक्ट में कोई चेंज ना हो, तो आप कह सकते हैं कि यह किस में है? विराम में है। लेकिन इसके रिस्पेक्ट में अगर इसमें कोई चेंज हो रहा है इसके पोजीशन में, तो आप कहते हैं कि यह किस में है? मोशन में। यानी सीधी बात अगर हम करें तो हम यह कहेंगे, छोटी सी परिभाषा गति की, अगर किसी वस्तु में किसी दूसरी वस्तु या समय के सापेक्ष परिवर्तन हो
किसी वस्तु के स्थिति में किसी दूसरे वस्तु या किसी निर्देश तंत्र या समय के सापेक्ष परिवर्तन हो तो कहा जाता है कि वस्तु गति में है। अगर परिवर्तन न हो तो कहा जाएगा कि वस्तु क्या है, विराम में है। अगर पोजीशन में चेंज हो रहा है किसी के अकॉर्डिंग तो मोशन में है, नहीं हो रहा है तो वो किस में है, रेस्ट में है। सिंपल सी बात है। अब दुनिया का सबसे अच्छा निर्देश तंत्र फ्रेम ऑफ रेफरेंस हम समय को मानते हैं। सबको पता है कि समय जो है वे कभी नहीं रुकता, किसी के लिए नहीं रुकता। बहुत बड़ी बात है, आप लोग जानते भी हो और फॉलो भी करते हो कि समय, जैसे इस समय आप कह सकते हैं कि सर लॉकडाउन में तो लग रहा है जैसे समय नहीं रुका। आपका महीना आगे जा रहा है, दिन आगे जा रहा है, आपका वीक आगे जा रहा है। आप अगर एक जगह रुके हो तो आप रुके हो, समय नहीं रुकता। समय जो है किसी के लिए कभी नहीं रुकता। इसीलिए जो समय के साथ चल रहा है वो गति में है, और जो समय बदल रहा है लेकिन खुद को नहीं बदल रहा है वो विराम में है। सिंपल सी बात है। अगर हम आपको इसको एक बिल्कुल ठेठ भाषा में समझाएं आपको, आपके तैयारी की दृष्टि से, तो आपको हम यह कह सकते हैं कि आप अपनी तैयारी को देखते हुए, मे बी अगर आप पढ़ रहे हो तो आपको लग रहा है कि हम रोज़ कुछ ना कुछ नया सीख रहे हैं, हम गति में हैं। लेकिन आपके वहीं पड़ोसी, आपके वहीं रिश्तेदार, आप सिलेक्शन नहीं दे रहे हो 3 साल से, 4 साल से, 5 साल से, जो भी पढ़ रहे हो आप, तो उनके लिए आप गति में नहीं हो, उनके लिए आज भी आप विराम में हो। आपको लगता है कि कंपटीशन बहुत हाई है, हम बहुत पढ़ रहे हैं, बहुत अच्छा कर रहे हैं, सेलेक्ट हो जाएंगे आने वाले समय में। लेकिन आपके रिश्तेदार, आपके पड़ोसी जो हमेशा छुरा लेके एक तरह से खड़े रहते हैं ना, आपको हमेशा चुभोने के लिए, क्या कर रहे हो, इतने दिन से तैयारी कर रहे हो, हमेशा एक। लेकिन एक बात है, जो कंपटीटर होता है, जो फाइट करके नौकरी पाया है या मेहनत करता है, वो आपको कभी ऐसे नहीं कहेगा कि उसको पता है कि कंपटीशन कितना ज़्यादा हो गया। हाँ, कुछ लापरवाह हैं जो तैयारी नहीं करते, तैयारी के नाम पर लापरवाही करते हैं, उनके लिए चलता है कि चलो ठीक है, उनको कहा जाएगा तभी वो पढ़ना शुरू करेंगे। तो याद रखिएगा, आप अपने अकॉर्डिंग मान रहे हो कि आप मोशन में हैं, आप रोज़ नया सीख रहे हो, रोज़ कुछ ना कुछ पढ़ रहे हो, लेकिन आप अपने पड़ोसी, अपने रिश्तेदार जो आपको पिंच करते हैं ना, उनके लिए आप हमेशा भी विराम में है जब तक कि आपका सिलेक्शन नहीं हो जाए। तो देखिए, फ्रेम ऑफ रेफरेंस आपके रिश्तेदार और आपके पड़ोसी भी हैं आपके, जो आपको डिफाइन करते हैं दूसरों के सामने कि ये कर क्या रहा है, इसका सिलेक्शन नहीं हो रहा है, या ये इसका सिलेक्शन हुआ, इस कोचिंग में गया, उस कोचिंग में गया। ये तमाम बातें जो पिंच की जाती है ना, ये आपको डिस्क्राइब कर रहा है। ये भी एक तरह से निर्देश तंत्र है जो आपकी स्थिति को बता रहा है कि आप गति में हैं कि आप विराम में हैं। अन्यथा मत लीजिएगा, मेहनत करिए, लॉकडाउन है, घर पे समय का सदुपयोग करिए। सिंपल सी बात मैंने कह दिया, दुनिया का सबसे अच्छा निर्देश तंत्र क्या होता है, समय। समय जो है दुनिया का सबसे अच्छा निर्देश तंत्र होता है, क्योंकि समय किसी के लिए नहीं रुकता। अगर समय के साथ आप चल रहे हैं तो आप गति में हैं, अगर समय के साथ आप नहीं चल रहे हो तो आप क्या हैं, विराम में। चलिए, चलना है, आगे बढ़ते हैं। अब अगर आपने गति और विराम को समझा, अभी भी नहीं समझे, छोटा सा एग्जाम्पल और ले लेते हैं। आप नाव पर, मान लीजिए कि आप 2 मित्र सवार हैं, नाव पे जा रहे हो। आप नदी का किनारा जो है आपका, नाव छोड़ दिया है, अब नाव आपके साथ जा रहा है। तो अगर हम नाव के रिस्पेक्ट में आपका पोजीशन डिस्क्राइब करना चाहें, बताना चाहें, तो आप नाव के सापेक्ष स्थिर हैं, क्योंकि नाव आपके साथ है, आप उसी पे चल रहे हो। लेकिन हम किनारे के सापेक्ष कहें, अगर किनारा देख के कहें, तो किनारे के सापेक्ष आप गति में हैं, क्योंकि किनारा जो पोजीशन है वहाँ से आपकी दूरी लगातार बढ़ रही होगी, या किधर दाएं बाएं जा रहे होंगे आप। तो ये किनारा अगर देखा जाए तो ये आपके मोशन को डिस्क्राइब कर रहा है, जबकि आप नाव के साथ जा रहे हो, नाव आपको स्थिर बताता है। और छोटा सा एग्जाम्पल ले लेते हैं। आप समझिए कार से जा रहे हैं, आप 2 मित्र हैं, कार में बैठे हैं, जा रहे हैं। मैं रोड के किनारे से देख रहा हूँ, कार चल रही है। मैं बोला कि आप दोनों लोग कहीं जा रहे हैं, लेकिन वहीं आप कार में बैठे हुए अपने मित्र को देखेंगे तो आपको देखेगा, तो आप एक दूसरे की तुलना में, आप दोनों एक दूसरे की तुलना में रेस्ट में होंगे। और मैं या कोई और दूसरा देख रहा होगा जो बाहर से, वो कहेगा कि आप दोनों क्या हैं, गति में। तो यहाँ पर नज़रिया भी हो जाता है कि आप किस नज़रिए से उसको देख रहे हैं। नाव से देख रहे थे, उसके रिलेटिव देख रहे थे आप, तो आप स्थिर थे। किनारा आप देख रहे थे तो उसकी तुलना में आप गति में थे। आप कार दूसरा कोई देख रहा था तो आप उनको गति में नज़र आ रहे थे। आप दोनों मित्र कार में बैठे थे, एक दूसरे की तुलना में आप स्थिर में थे। तो ये है आपका कि जो गति और विराम होता है, ये जो है स्वतंत्र पद नहीं है, ये सापेक्षिक पद है, ये रिलेटिव टर्म है। इन्हें बताने के लिए किसी तीसरे की ज़रूरत होगी, उसी तीसरे को हम क्या कहते हैं, निर्देश तंत्र। सबसे अच्छा निर्देश तंत्र क्या है, समय।
कदर करिए इसकी, दिक्कत हो जाएगा। चलिए, अब है गति के प्रकार। गति के प्रकार अगर हम देखें तो आप लोग, अगर मैं बोल दूं कि गति मुख्यतः 3 प्रकार की होती है, इस पर भी तमाम ऑप्शन आ जाएंगे कि नहीं सर वृत्तीय गति होता है, सरल आवर्त गति होता है, असमान गति होता है। नहीं, जितनी भी गतियां हैं वो सब गतियां इन्हीं तीनों के अंतर्गत ही आ जाएंगी। अब छोटा सा देखिए, यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं कि हमें बहुत ज्ञान बांटना है, आपको बहुत ज़्यादा ज्ञानी बनना है, हमें लेना है सिलेक्शन। मान लीजिए अगर छोटा सा टॉपिक आ गया कि गति कितनी प्रकार की होती है, पेपर में पूछ दिया, तो आप ऐसा नहीं कि ढेर सारा उंगलियों पर गिन कर बता दिए 5 होती है, 6 होती है, ना। गति मात्र अगर आपके पेपर में आए कि गति कितने प्रकार की होती है तो बताइएगा बस 3 प्रकार की होती है। जितनी भी गतियाँ होती हैं मैं पूरा डिस्कस करूँगा, असमान गति, सरल आवर्त गति, जो भी आप वृत्तीय गति, जो भी आप चाहते हैं कि सर ये सभी गतियाँ होती हैं, सब डिस्कस करूँगा क्रम से, समझिएगा आप। लेकिन आपके पेपर में आ जाए गति कितने प्रकार की होती है तो आप बताइएगा गति बस 3 प्रकार की होती है। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ मोशन। फर्स्ट है ट्रांसलेशनल और लीनियर मोशन, स्थानांतरी या रेखीय गति, एक ही होता है। आप इसको 11th में अगर जो साइंस पढ़ा होगा बच्चा, में भी थोड़ा सा ज्ञान बढ़ाने का उसका मन कर रहा होगा तो हो सकता है मे भी कह दे कि नहीं सर ये अलग है, ना, ऐसा कुछ नहीं है। अगर ऑब्जेक्ट एकदम पॉइंटेड है, छोटा ऑब्जेक्ट है, तो उसी को हम लीनियर बोल देंगे। अगर वहीं ऑब्जेक्ट हैवी है, बड़ा है, ट्रेन है, बड़ी बड़ी चीज़ें हैं, ऑब्जेक्ट बड़ा है, तो उसी को हम कह देते हैं स्थानांतरी गति है। लेकिन है दोनों से, याद रखेंगे आप। बड़ा ऑब्जेक्ट होगा तो स्थानांतरी हो जाएगा, छोटे ऑब्जेक्ट के लिए लीनियर बोल जाता है। एनसीईआरटी यही बोला है, आप देख सकते हैं। इसी तरह आपका कंपनिक गति होती है, इसको भी आपका कंपनी गति दोलनी गति बोलते हैं। बड़ा ऑब्जेक्ट हो जाता है तो ऑसिलेटरी बोल देते हैं, अगर छोटा ऑब्जेक्ट होता है तो वाइब्रेटरी बोल देते हैं। छोड़िए ये सब, इतना जानना नहीं है, बस इतना जानिए कि गतियाँ मुख्यतः 3 प्रकार की होती हैं। पहला स्थानांतरी या रेखीय गति डिफाइन कर देते हैं इसको एग्जाम्पल के साथ। कोई भी पिंड अगर किसी रेखा के अनुदिश गति कर रहा है या उसका पोजीशन किसी रेखा के अनुदिश परिवर्तित हो रहा है तो ऐसी गति को हम स्थानांतरी गति या रेखीय गति कहते हैं। जैसे सड़क पे चलती कार, छोटा सा एग्जाम्पल। दूसरा है आपका घूर्णन गति, रोटेटरी मोशन, इसको भी आप जानते होंगे कि घूर्णन का मतलब हुआ कि अगर कोई एक ऑब्जेक्ट है, इस ऑब्जेक्ट वस्तु के चारों ओर कोई दूसरी वस्तु घूम रही है, या कोई अक्ष है और कोई इसके चारों ओर घूम रहा है। यानी आप यहाँ से डिफाइन करेंगे घूर्णन गति, रोटेटरी मोशन को, कि यदि कोई पिंड इस प्रकार गति करे कि वह एक पिंड के चारों ओर परितः गति कर रहा हो या किसी अक्ष के चारों ओर गति कर रहा हो, तो उसकी गति को हम कहते हैं घूर्णन गति। जैसे पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूमना, पंखा जो आपका सीलिंग फैन होता है, पंखे के जो पंखे होते हैं उनकी गति घूर्णन गति होगी। इसके बाद लट्टू की गति भी आपकी घूर्णन गति होगी, ये आपका घूर्णन गति के अंतर्गत आएगा। अगला है आपका कंपनिक गति, वाइब्रेटरी मोशन। वाइब्रेटरी मोशन कंपनिक गति की बात करें तो इसमें यह होता है कि कोई भी ऑब्जेक्ट किसी निश्चित बिंदु, याद रखिएगा, कोई ऑब्जेक्ट, कोई वस्तु किसी एक निश्चित वस्तु या माध्य स्थिति के टू एंड फ्रो, इधर उधर या ऊपर नीचे, याद रखिएगा, टू फ्रो, आगे पीछे ऊपर नीचे, अगर किसी एक फिक्स स्थिति या माध्य स्थिति के ऊपर नीचे आगे पीछे गति कर रहा हो तो ऐसी गति को हम बोलते हैं कंपनिक गति, वाइब्रेटरी मोशन। जैसे कि एक खींचे हुए या दबाए हुए स्प्रिंग को छोड़ देने के बाद उसकी गति, एक तना हुआ रबर है उसको डिस्टर्ब करने के बाद उसकी गति, ये सब आपका आता। कंपनिक गति में ही हम ले लेंगे आपका सिंपल पेंडुलम, सरल लोलक की गति, उसमें भी जो ऑब्जेक्ट को डिस्टर्ब करते हो तो एक माध्य स्थिति के इधर उधर गति कर रहा होता है, तो भी आपका हो जाएगा क्या, वो कंपनिक गति। और क्या ले सकते हैं, झूले की गति। झूले की गति अगर पूछ देगा कि झूले की गति किस टाइप में आएगा, तो झूले की गति भी आपका कंपनिक गति में आएगा। तो ये रहा गति के प्रकार, विराम, गति, निर्देश तंत्र। इसके आगे देखते हैं हम दूरी और विस्थापन। देखिए दूरी क्या होता है, सिंपल सा डेफिनेशन है, आप भी पढ़े होंगे कि किसी कण द्वारा तय किए गए पूरे रास्ते की लंबाई को दूरी कहते हैं। जो टोटल पाथ आप कवर किए हो, टोटल पाथ का लेंथ कितना है वही डिस्टेंस कहलाता है, दूरी कहलाता है, याद रखेंगे। इसमें हम यह नहीं देखते किधर गए, इसमें हम यह देखते हैं कितना गए। क्योंकि कैसा भी टेढ़ा मेढ़ा पाथ आपका हो, कैसा भी मार्ग हो, सभी को आप आपस में जोड़ लेंगे, ये जो बनेगा आपका
ये होता है टोटल पाथ लेंथ, जो वही डिस्टेंस होता है। ये आपके तय किए गए पूरे रास्ते की लंबाई को हम दूरी कहेंगे। इसके बारे में छोटी छोटी बातें, दूरी अदिश राशि है, मात्रक SI मीटर होता है, ऐसे सीजीएस लेंगे तो सेंटीमीटर होता है। यह सदैव धनात्मक होता है, याद रखिएगा, दूरी अदिश है, यह धनात्मक होती है। अब ये इसका जो मात्रक होता है मीटर होता है, सीजीएस में सेंटीमीटर होता है। अब बात करेंगे हम डिस्प्लेसमेंट, विस्थापन की। किसी कण द्वारा तय किए गए जो भी आपके मार्ग की लंबाई का न्यूनतम हिस्सा होता है, याद रखिएगा, किसी वस्तु के अंतिम और प्रारंभिक स्थितियों के बीच की न्यूनतम दूरी, फिर से, किसी वस्तु के अंतिम तथा प्रारंभिक स्थितियों के बीच की न्यूनतम दूरी को हम विस्थापन कहते हैं। द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन फाइनल एंड इनिशियल पोजीशन नोन एज डिस्प्लेसमेंट। याद रखिएगा, यह एक सदिश राशि। इसमें हम देखते हैं कि हम किधर गए, इसमें यह नहीं देखना है कि कितना गए, हमें यह देखना हम किधर गए। याद रखिएगा, यह एक सदिश राशि है। इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, और ये क्या था, स्केलर क्वांटिटी। इसका मान शून्य, धनात्मक, ऋणात्मक कुछ भी हो सकता है, जबकि इसका मान केवल और केवल क्या होता था, धनात्मक। यह जो है, यह भी आपका मीटर और सेंटीमीटर, अगर SI में नाप रहे हैं तो मीटर में, और सीजीएस में नाप रहे हैं तो किस में नापेंगे, सेंटीमीटर में नापते हैं। याद रखिएगा, ये सदिश। अब दूरी और विस्थापन को एक साथ अगर कंपेयर करके पढ़ ले तो पूरी बात एकदम अच्छे समझ में आ जाएगी। आइए सबसे पहले देख लेते हैं दूरी और विस्थापन रेखीय गति में, लीनियर मोशन में डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट क्या। सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ से बन जाएगा आपका कि दूरी और विस्थापन बराबर कब होते हैं। पहला क्वेश्चन, दूरी और विस्थापन बराबर कब होते हैं, तो याद रखिएगा, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट केवल और केवल लीनियर मोशन में ही इक्वल हो सकते हैं। अब बकिया और कोई ऐसा टाइप्स ऑफ मोशन नहीं है जिसमें आपका डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट सेम हो जाए। पहला क्वेश्चन तैयार हुआ, दूरी और विस्थापन केवल और केवल रेखीय गति में ही बराबर होते हैं, बाकी कभी नहीं। एक क्वेश्चन नहीं बन गया, एक क्वेश्चन और यहाँ पर होना चाहिए, चलिए इसकी बात करा देते हैं उसको। अब है दूरी और विस्थापन रेखीय गति में, आपके लिए एक छोटा सा एग्जाम्पल ले लेते हैं। मान लीजिए सपोज आप ए पोजीशन पे थे, ये पोजीशन था आपका, ये पॉइंट, आप ए से बी पर गए 100 मीटर, ए से बी पर गए हो आप कितना, 100 मीटर। तो अगर हम आपसे पूछ दें कि ए से बी में दूरी कितनी है, तो कहेंगे 100 मीटर। ए से बी में विस्थापन कितना है, तो आप कहेंगे 100 मीटर। हुआ ना बराबर। नेक्स्ट और थोड़ा सा बढ़ा लेते हैं, ए से सी तक हमने आपको, ए से बी 100 गए थे, फिर बी से सी फिर 100 चले गए। अब अगर पूछ दे कि ए से सी में दूरी कितनी होगी, तो दूरी में तो हमें देखना ही नहीं किधर गए ना, दूरी में तो बस देखना है कितना गए हम। तो 100 + 100 मिला के दूरी कितनी हो जाएगी आपकी, 200 मीटर। विस्थापन अंतिम और प्रारंभिक स्थितियों के बीच की दूरी अगर देखा जाए तो ये भी आपका कितना है, 200 मीटर हो गया। अब अगर हम मान लीजिए सी से वापस लौटने लगे इसी ए की तरफ, तो सी से हम वापस लौट के आए यहाँ इस बिंदु पर, इसका नाम हमने डी रख दिया इसी से, यहाँ जगह थोड़ा सा समझाने के लिए नीचे ले जाऊँ, यहाँ पर डी। तो ये डी पोजीशन पे आप आ गए हो, कितना मीटर, 150 मीटर, 150 मीटर आए हो, 150 मीटर। तो आप आपसे अगर हम पूछ दें कि ए से डी में दूरी बताइए, ए से डी में दूरी बताइए, तो फिर से वही बात, टोटल ट्रेवल्ड पाथ। आपको ये नहीं देखना किधर कितना गए हो, बस सीधे जोड़ लो। 200 उधर गए थे, 150 वापस लौट आए हो, तो टोटल 100 यहाँ पर 150, टोटल आपका 350 मीटर आपका डिस्टेंस हो जाएगा ए से डी के लिए जो यात्रा की है। लेकिन अगर हम बात करें ए से डी के लिए विस्थापन डिस्प्लेसमेंट की, तो हमें यहाँ देखना पड़ेगा कि शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन फाइनल एंड इनिशियल, अंतिम और प्रारंभिक स्थिति के बीच की न्यूनतम दूरी। तो देखिए यहाँ पर 150 वापस आ गए, 200 गए थे, तो बचा कितना आपका पास, 50 मीटर। तो ये विस्थापन आपका कितना हो गया, 50 मीटर। समझ आ रहा है, देख लीजिएगा अच्छे से, दूरी 350 मीटर, विस्थापन आपका 50 मीटर। अब ए से ए, अगर आप ए से चले थे और वापस लौट के फिर ए पर आ गए, इसी पॉइंट पर दोबारा से आ गए, तो ए से ए पर आ गए हो, तो 200 मीटर गए थे, 200 मीटर वापस आ गए, टोटल डिस्टेंस कितना चल दिया आप, 400 मीटर। अब बात करेंगे हम डिस्प्लेसमेंट की। डिस्प्लेसमेंट की बात करें तो फाइनल और इनिशियल के बीच में आपका कोई डिस्टेंस नहीं बचा, बिल्कुल आप जहाँ से शुरू किए तो वहीं आ गए हो, तो आपका डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा, आपका 0 हो गया, 0। अब है ए में दूरी और विस्थापन, हाफ
ए से शुरू करके आगे बढ़ गए ई पॉइंट तक 50 मीटर और चले गए, विपरीत दिशा में इधर चले गए। तो जब विपरीत दिशा में आप चले गए तो विपरीत दिशा में जाओ, टेढ़े जाओ, कहीं जाओ, दूरी में तो आपको सोचना नहीं, बस जोड़ देना है। 450 यहाँ पर 400 था, आगे सॉरी चला गया 50, तो टोटल हो गया आपका कितना 450 मीटर। 450 मीटर हो गया दूरी। अब बात करेंगे विस्थापन की, तो ये आपका इनिशियल पोजीशन था, यहाँ से आप यहीं आके फिर से इधर अपोजिट डायरेक्शन में गए हो 50 मीटर। तो ये अपोजिट डायरेक्शन अगर हम इधर लेके चले थे पॉजिटिव, अभी मैं अगर सदिश डिस्कस करूँगा क्या नेक्स्ट इसके पहले वाले जो फिजिक्स पार्ट में, उसमें मैं सदिश बढ़िया से पढ़ाया हूँ। तो यहाँ पर हम दिशा को विपरीत दिखाने के लिए इसके साथ माइनस लगाएंगे, तो हमारा विस्थापन हो जाएगा -50 मीटर, जिसमें डिस्टेंस आपको 50 मीटर है और माइनस बता रहा है कि हम किधर चले आए हैं, विपरीत दिशा में। तो विस्थापन क्या हो जाएगा आपका -50 मीटर, -50 मीटर आपका विस्थापन हो जाएगा। इस तरह से बात क्लियर होगी बिल्कुल कि दूरी और विस्थापन जो होते हैं उसमें दूरी हमेशा धनात्मक होती है, लेकिन विस्थापन धनात्मक, ऋणात्मक, शून्य कुछ भी हो सकता है। पूरा डिस्कस किया हूँ, अच्छे से देख लीजिएगा। यहाँ से एक क्वेश्चन और बनाइएगा, एयरफोर्स वगैरह में आ चुका है, नेवी में, छोटा सा है, इसको बस छोटे से में ही समझ लीजिएगा, नोट करके कहीं आप इतना समझ लीजिए, इसी पे समझ लीजिएगा। छोटी सी बात, दूरी और विस्थापन अगर पेपर में पूछ दे कि दूरी और विस्थापन का जो रेशियो होगा, मैग्नीट्यूड ले रहा हूँ मट, दूरी और विस्थापन का जो रेशियो होगा वो क्या होगा, ऑप्शन दे दे आपका कि 1 से बड़ा होगा, 1 से छोटा होगा, 1 के बराबर होगा, 1 से बड़ा या 1 के बराबर होगा, ऐसा ऑप्शन दे दे। तो याद रखिएगा, आप अभी भी इतना एग्जाम्पल देख लिए हो, दूरी जो होती थी या तो बड़ी होती थी या बराबर होती थी, याद है। तो दूरी या तो बड़ी या तो बराबर होती थी, छोटी तो हुई नहीं। यानी दूरी और विस्थापन का अनुपात हमेशा 1 से बड़ा या 1 के बराबर होगा। देखिए यहाँ पर आपका 1 के बराबर, यहाँ पर 1 के बराबर है, यहाँ पर ए से बी में 1 के बराबर है, यहाँ पर देखिए 1 से बड़ा हो गया है। तो दूरी और विस्थापन का अनुपात सदैव अगर हम मैग्नीट्यूड में देखें तो 1 से बड़ा या 1 के बराबर होगा, यही ऑप्शन लगाइएगा। दूसरा, इसी का बदला रूप ले लेते हैं कि विस्थापन और दूरी, आपका डिस्प्लेसमेंट ऊपर कर दे, डिस्टेंस नीचे कर दे, तो विस्थापन और दूरी का अनुपात सदैव 1 से कम या 1 के बराबर होगा। देख लीजिएगा, अगर पेपर में क्वेश्चन बन जाए तो आप बना लीजिएगा। आगे है, अगर हम ट्रेंगुलर पाथ ले लेते हैं, उसके लिए ये तो आप रीजनिंग में लगा भी चुके होंगे। देता है कि रवि अपने घर से 3 किलोमीटर चला, दाहिने मुड़ा, फिर 4 किलोमीटर चला, बताइए अपने घर से कितनी दूर है। तो सिंपल सी बात है, आपसे वो सीधे सीधे उसके घर से पूछ रहा है, स्ट्रेट जो डिस्टेंस बनती है। तो यहाँ पर इस तरह अगर ए से बी तक चला 3 किलोमीटर, बी से सी चला आपका 4 किलोमीटर, अगर हम डिस्टेंस की बात करें टोटल तो 4 3 7 किलोमीटर हो जाएगा। लेकिन हम ये बात करें कि ये अपने घर से कितना दूर है या डिस्प्लेसमेंट कितना है, अगर बिल्कुल स्ट्रेट देखा जाए तो आपका ये 3 या 4 पाइथागोरस थ्योरम से आप सबको पता होगा, 3 4 का क्या आता है 5। इसको भी डिस्कस कर लेंगे हम पाइथागोरस थ्योरम से, आपके त्रिभुज वाले चैप्टर में, राइट एंगल ट्रायंगल जब डिस्कस करेंगे उसमें। तो 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर 9, 16 25, 25 का वर्गमूल क्या आ जाएगा आपका 5 किलोमीटर, विस्थापन आ जाएगा 5 किलोमीटर। ये रहा लीनियर मोशन। वृत्तीय गति में दूरी और विस्थापन, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट इन सर्कुलर मोशन। बढ़िया से देखिएगा इसको, एक चक्कर में 1 रिवॉल्यूशन 360 अगर हम चलते हैं तो कितना दूरी चलेंगे या कितना विस्थापन चलेंगे, इसके बारे में देखिए। अगर आप एक पॉइंट ए से शुरू किए चलना और फिर से दोबारा उसी पॉइंट पर वापस आ गए, तो ये एक चक्कर होगा आपका। 1 रिवॉल्यूशन में जो आप डिस्टेंस चलेंगे, ये वृत्त की क्या चलेंगे, परिधि चलेंगे, 2πr यही चलेंगे। अगर 2 चक्कर चलेंगे तो 2 गुणे 2πr कर दीजिएगा, अगर 3 चक्कर चलेंगे तो 3 गुणे 2πr कर दीजिएगा, 4 चक्कर तो 4 गुणे कर दीजिएगा, n चक्कर, जितने चक्कर बाद पूछेगा उससे मल्टीप्लाई कर देंगे, आपको मिल जाएगा डिस्टेंस, जितनी रिवॉल्यूशन आप चले रहेंगे कंप्लीटली। विस्थापन की बात करें, डिस्प्लेसमेंट की, तो आप जहाँ थे अगर वहीं वापस आ जा रहे हो बार बार, तो हम पीछे भी पढ़ाए थे, अभी भी आपका ए से चल के ए पे आ गए, तो जो विस्थापन होता है परिभाषा है अंतिम और प्रारंभिक स्थितियों के बीच की न्यूनतम दूरी। तो जो शॉर्टेज डिस्टेंस होगा कुछ नहीं होगा, तो इसका आपका हो जाएगा क्या 0। एक चक्कर में विस्थापन 0 और दूरी 2πr, याद रखिएगा। नेक्स्ट है आधे चक्कर में, हाफ रिवॉल्यूशन में
180 अगर हम कंप्लीट कर लेते हैं रिवॉल्यूशन तब कितना डिस्टेंस चलेंगे। आप सबको पता है कि सर एक चक्कर में हम चलेंगे इसकी परिधि 2πr। तो अगर हम ए से चले हैं या इस तरह से वापस लौट के यहाँ तक बी पे आए हैं, या सपोज दूसरी तरफ भी आ सकते हैं, ए से बी पर इस तरह से आ गए हैं वापस यहाँ, तो ए से बी तक जो आधा आप चले हो हाफ पाथ, तो ए से बी में जो आपका दूरी होगा वो 2πr का आधा हो जाएगा πr। और बात करेंगे हम इसके डिस्प्लेसमेंट की, तो शॉर्टेज डिस्टेंस देखेंगे तो ये तो आपका रहेगा नहीं, ये हमारा जो स्ट्रेट पाथ है यही शॉर्टेज डिस्टेंस होगा। तो शॉर्टेज डिस्टेंस की बात करें तो ये रेडियस और ये रेडियस मिलकर टोटल हो जाएगा आपका विस्थापन कितना 2r, जिसको हम व्यास भी कह सकते हैं। तो आपके पेपर में अगर क्वेश्चन आ गया कि एक वृत्तीय मार्ग की त्रिज्या 14 मीटर है, आधा चक्कर चलने के बाद इसका विस्थापन बताइए या दूरी बताइए, तो अगर विस्थापन पूछता है तो आप 14 इतना प्लस 14 ये आपका आधा रिवॉल्यूशन का हो जाएगा, आपका व्यास 28, और दूरी निकालना होगा तो फिर वहीं πr 22/7 × 14 ले लीजिएगा, सॉल्व कर दीजिए आ जाएगा। ये है 1/4 चक्कर में चली गई दूरी और विस्थापन। 1/4 चक्कर 90 डिग्री अगर आप रोटेट कर रहे हो, 1/4 रिवॉल्यूशन कर रहे हो तो कितना होगा आपका डिस्टेंस की बात कर ले तो ये πr था, तो πr का देखिए ये पूरा आधा πr था, तो आधा का आधा फिर से करोगे तो ये आपका हो जाएगा πr/2 पूरे टोटल का। अब यहाँ से यहाँ तक हमारा क्या होगा डिस्प्लेसमेंट, यही होगा डिस्प्लेसमेंट ए से बी में, तो ये r है ये भी r है, तो पाइथागोरस थ्योरम अगर लगा लें, क्वाड्रेंट की बात करें तो ये क्वाड्रेंट है, क्वाड्रेंट 90 डिग्री हो जाएगा। तो इस तरह से हम पाइथागोरस थ्योरम लगा करके इसका जो विस्थापन होगा निकाल लेंगे। तो आपको पता है कि हाइपोटेनस इक्वल टू ए बी हो जाएगा √r² + r², जोड़ेंगे 2r², अंडर रूट से बाहर निकालेंगे तो आपका अंडर रूट से बाहर निकालोगे r² का r निकल आएगा, √2 बच जाएगा आपका, तो ये विस्थापन हो जाएगा √2r। ये रहा आपका वृत्तीय गति में दूरी और विस्थापन। इस वीडियो में इतना ही। इस पार्ट में हमने डिस्कस किया आपसे गति के प्रकार, दूरी, विस्थापन, निर्देश तंत्र, दूरी विस्थापन में अंतर। नेक्स्ट वीडियो में हम चाल, वेलोसिटी के जितने टाइप्स हैं वो, एक्सेलरेशन, त्वरण भी उसी में पढ़ेंगे, टाइप्स ऑफ एक्सेलरेशन, गति के समीकरण, इक्वेशन ऑफ मोशन उसमें डिस्कस किया जाएगा। तब तक आप चैनल के साथ बने रहिए। वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक करना न भूलें। अगर आप चैनल पे पहली बार आए हो या अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, आपको रेगुलर ऐसे वीडियो मिलते रहेंगे। आप घर पे रहें, सुरक्षित रहें, पढ़ते रहें। जय हिंद, वंदे मातरम।